सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस वार्ता है वो फोकस रहेगी नगर निगम चुनावों पर। जो 6 नगर निगमों के चुनाव हैं राजस्थान में, 2 जयपुर के, 2 जोधपुर के, 2 कोटा के, उन पे विशेष रूप से। उसके अलावा भी इससे जुड़े हुए कई प्रश्न भी हो सकते हैं। एक विषय, चूंकि ये जो मानसून सत्र हमारा समाप्त हुआ, इस सत्र के बाद मैं पहली बार जयपुर आया हूँ, तो ये मानसून सत्र कैसे इम्पोर्टेंट था देश के लिए, इस विषय को हल्का सा टच करूँगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म और FCRA में जो हमने अमेंडमेंट किया उसको लेकर के। तो पहले मैं नगर निगम की बात करूंगा और एक विषय दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार जो राजस्थान में बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान अगुवाई कर रहा है। ये 2-3 विषय रहेंगे साथियों। पहला, नगर निगम। देखिए, कांग्रेस ने एक सोची समझी चाल या षड्यंत्र भी कह सकते हैं। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार शहरों में ज़्यादा है, हम नगर निगमों में ज़्यादा जीत नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जी के इस बार शासन में आने के बाद जो नगर निगम, परिषद और पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें 3 नगर निगम थे, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। और तीनों में ही हम, 2 में तो हम महापौर बनाई हमने लिया, तीसरे में भी हम नज़दीक थे। उन्होंने भी एक षड्यंत्र करके वो भरतपुर लिया, तो उनको उस समय भी लग रहा था, और यही कारण रहा कि ये एक नगर निगम होने से ये महापौर हमारा नहीं बन पाता है, इसलिए हम 2-2 नगर निगम कर दें। और परिसीमन में ऐसा परिसीमन करने का प्रयास किया, कॉलोनी की कॉलोनी तोड़ दी। कॉलोनी किसी एक नगर निगम में तो रखते, वार्ड तोड़ दिए। कोई परिसीमन में जो पैरामीटर इनका है, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जारी किया या परिसीमन आयोग ने जारी किया, या परिसीमन की जो शर्तें हैं, कोई डिलिमिटेशन करते समय राज्य सरकारों को उन शर्तों का पालन करना चाहिए, उन सब शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया। लोग आते हैं कि साहब रोड के इस पार हम ग्रेटर में हैं और रोड के इस साइड में हम हेरिटेज में हैं। ये इस तरह की जो परिस्थितियां इन्होंने उत्पन्न की, उन्हीं के बीच में कई बार कोर्ट गए, अंततः सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार पड़ी, और ये आनन फानन में ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने जारी करी। भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को भी स्वीकार करती है। हमारी दृष्टि ये रहेगी कि एक हमारा दृष्टि पत्र होगा, भाजपा नगर निगमों के चुनाव में जीतती है तो हमारी दृष्टि क्या रहेगी, जिसको हमने दृष्टि पत्र नाम दिया है, हमारा विजन। और एक इस चुनाव प्रचार के दौरान एक आरोप पत्र होगा जो कांग्रेस ने विगत करीब 1.5 साल का समय इनको हुआ है, इस पीरियड में इन्होंने जो स्मार्ट सिटी योजना के पैसे थे, अमृत योजना के पैसे थे, उनका इन्होंने डाइवर्जन किया है। और कोविड कालखंड में भी वो पैसे जो भारत सरकार के थे और योजनाओं में भी भारत सरकार के पैसे आए, उनका इन्होंने वितरण भी भेदभावपूर्ण तरीके से किया है, पक्षपातपूर्ण तरीके से किया है। ये मुद्दा भी इन चुनाव में रहेगा।
गुड गवर्नेंस हमारा एजेंडा रहेगा। इन्होंने नगर निगमों की हालत बैड गवर्नेंस में बदल दी, ये भी एक विषय रहेगा। सारे काम ठप हो गए हैं, चाहे जयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, कोटा ले लो। जो हमारे समय में जिन कामों की घोषणाएं थी, जो काम चालू हो गए थे, उनका ही उद्घाटन कर रहे हैं। कोटा में भी जो शांति धारीवाल जी ने अधिकतर किया है वही काम है। बाद में तो अभी प्रशासक है वहां कोटा में। जोधपुर में तो वैसे ही काम बंद कर दिए। क्या खींच निकाल रहे हैं अशोक गहलोत साहब, ये तो पता नहीं, वो जाने। बहुत काम बंद है। जयपुर में आप देख लिए सड़कों की हालत खस्ता हो रही है, सफाई नालों की नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मी का एक एसोसिएशन सुबह मिला, वो कह रहा पहली बार जयपुर में नगर निगम में जो हमारी तनख्वाह है वो डिस्टर्ब हुई है, लेट मिलती है, समय पे नहीं मिलती है। दूसरे हमारे जो सैलरी के अलावा जो अलाउंसेस है उनकी तो बात ही मत करो, सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है। इधर रोडवेज कर्मचारी भी सड़कों पे है कि सैलरी समय पे नहीं मिलती। तो ऐसे जो व्यवस्थाएं हैं, इनके बीच में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सभी वार्डों में चुनाव लड़ेगी और जो इसने नगर निगम को दो भागों में बांटा है, तीनों जगह इस चुनौती को भी स्वीकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सभी 6 नगर निगमों में अपना बोर्ड बनाने में सफल होगी। एक विषय मुझे ये रखना था। दूसरा विषय आपके ध्यान में ही है, राजस्थान दलित अत्याचारों में और महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य हो गया है। ये हमारे सबके लिए शर्म जैसा एक विषय है, क्योंकि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो 2 भागों में बंटी हुई है। सत्ता के 2 केंद्र जब से ये बने तब से हैं। अभी इन्होंने एक कार्यक्रम हाथ में लिया था कि हमारे जितने भी घोषणा पत्र थे हमारे चुनाव में, वो हमने पूरे कर दिए हैं और एक प्रोग्राम किया। ये एक दूसरा पक्ष है जो कहता है पूरे नहीं हो रहे हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए किया था। अभी तो कोई जनता भी नहीं पूछ रही है कि चुनाव है क्या, कोई विधानसभा के चुनाव है क्या जो घोषणा पत्र पूरे हो गए, इसकी बात कर रहे हो आप प्रेस के सामने। क्योंकि एक पक्ष लगातार कह रहा है, जयपुर में ही नहीं, वो दिल्ली मीडिया को भी कह रहा है, दिल्ली में जो कांग्रेस के आका हैं, आला कमान है, उनको भी कह रहा है कि जो हमने घोषणाएं की थी जनता के बीच में जाकर के, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, पूरे नहीं हो रहे हैं। उसको संतुष्ट करने के लिए या उसको जवाब देने के लिए अब इन्होंने एक कार्यक्रम किया था। और तो और हाथरस की घटना के साथ 12 की घटना का इक्वेट करते हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 12 में जो लड़कियां थी वो लड़कों के साथ स्वयं गई। ये कितना शर्मनाक वाक्य है जिसकी पूरे मीडिया में आलोचना हो, सब बुद्धिजीवियों ने आलोचना की। अभी पुजारी की हत्या वाला विषय भी आपके सामने है। ये उत्पीड़न, ये नगर निगम चुनाव में भी विषय रहेगा। तीसरा विषय मैं जो ले रहा था वो आपके ध्यान में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं 2 मिनट में ही। ये जो सत्र था, मानसून सत्र 10 दिन का ही था, लेकिन इसमें 25 बिल पास हुए। बहुत इंपॉर्टेंट सत्र रहा। 3 बिलों को लेकर के बहुत पूरे देश में झमेला है, जिसको एग्री रिफॉर्म के हम बिल कहते हैं। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में तो ये था ही कि हम आएंगे सत्ता में तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सुधार करेंगे। सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके घोषणा पत्र में भी था। आप बात करिए एग्री रिफॉर्म की, जुलाई 90 से जुलाई 90 में पहली बार भानु प्रताप कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समय पीएम थे वीपी सिंह जी और कृषि मंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, वो डिप्टी पीएम भी थे। और भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने ली और कहा हम काम करेंगे, लेकिन वो समय पे ज़्यादा समय तक रहे नहीं, वो काम कर नहीं पाए। फिर नरसिंह राव जी आ गए, 5 साल वो रहे, उन्होंने कुछ और सुधार तो किए, उदारीकरण,
प्राइवेटाइजेशन, उसमें तो कई सुधार किए उन्होंने, लेकिन एग्री रिफॉर्म उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद गठबंधन की सरकारें आई, कोई ज़्यादा कर नहीं पाई। अटल जी के समय 3 बड़े निर्णय हुए। एक तो केसीसी का जो जन्म हुआ वो अटल जी के शासन में हुआ, ये बड़ा रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि किसानों का अनाज उपज मंडी तक आने लगा, बाजार तक आने लगा, एक बहुत बड़ा काम था। फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई, ये बहुत बड़ा काम था। फिर 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। स्वामीनाथन आयोग भी उन्होंने बनाया, उनकी रिपोर्ट 2006 में आ गई, हाथ ही नहीं लगाया। क्या अब इतने लंबे समय से जो चीज चल रही थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, क्या नहीं करना चाहिए था? ये किया तो हल्ला मचा रहे हैं। एक सुधार है लेबर रिफॉर्म, 44 तरह के कानून थे सर। मिनिमम वेजेज में 11,000 से अधिक दरें थी। चाय बागान में काम करने वाला पत्ती चुगता है, उसकी दर मिनिमम वेज अलग है। पैकिंग करने वाला मजदूर, उसकी मिनिमम वेज अलग है। जो बारदाना ला करके देता है, उसकी मिनिमम वेज अलग है। उन 11,000 दरों को 200 दरों में किया और 44 तरह के जो कानून थे उनको खाली 4 संहिताओं में बदला हमने। वेतन संहिता से लेकर के, लेबर सिक्योरिटी से लेकर के, सोशल सिक्योरिटी से लेकर के, सेफ्टी से लेकर के, ये हमारी संहिता है। सरल किया हमने, इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और तीसरा विरोध अधिकतर जो मीडिया में मैं देख रहा हूं वो FCRA का कर रहे हैं। FCRA में क्या है? फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन लेकर के कुछ लोग, ये ऐसा कंट्रीब्यूशन करीब 20-1 हज़ार करोड़ का है। बहुत से ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं क्या इतना कंट्रीब्यूशन लेना जरूरी है? भारत की इतनी साइज है इकोनॉमी की, यहाँ से भी काम किया जा सकता है। लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कहा FCRA आप ले सकते हो, लेकिन अभी क्या था, एक किसी ने फंड लिया और 50% पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में खर्च कर रहे हो, उसको हमने लिमिट की भी 20% कर सकते हो। ये तो कहा ही नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा भी NGO है कई जो पैसा तो लेते थे खुद, दूसरे छोटे छोटे NGO को ट्रांसफर कर देते थे। तो उसमें हमने कहा भी आप एक बार ये पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट है दिल्ली में, इसमें आएगा, ध्यान रहेगा। तो पारदर्शी सिस्टम किया, भी आप काम कर रहे हो तो करो ना, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन काम तो सारे देश हित में ही होने चाहिए ना। ये 3-4 चीजें मुझे कहनी थी। अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ये 6 नगर निगमों में चुनाव जीतेगी। जो अभी तक के हमारे समीकरण या हमने जो रणनीति अपनाई है, पैरामीटर तय कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और जिस तरह का इनका कुशासन है, इन्होंने कोई बैड गवर्नेंस के रूप में तो ये परिवर्तित हो ही गए हैं, सबको ही पता है। इनका एक ग्रुप तो बोल ही रहा है कि बैड गवर्नेंस दे रहे हैं अशोक गहलोत साहब। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। हम सुशासन, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, नगर निगमों में भी हम गुड गवर्नेंस लाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा का बोर्ड रहा है जयपुर में, और मेयर भी भाजपा के रहे हैं, लेकिन पूरे शहर को अवैध बिल्डिंगों का शहर बना दिया। तो ये है क्या अचीवमेंट बीजेपी का? देखिए, भाजपा के समय पार्कों की स्थिति आपने देखी होगी, और अभी पार्कों की स्थिति देख लो। भाजपा हाँ शहर में ही, सड़कों की स्थिति आपने देखी होगी, अभी सड़कों की स्थिति देख लो। देखिए, हम गुड गवर्नेंस देते हैं, देते आए, आगे भी देते रहेंगे। आरपीएससी के 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई है, कुमार विश्वास की पत्नी को भी लिया गया है। ये संकेत है कहीं ना कहीं कुमार विश्वास के कांग्रेस में आने के। किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, कौन किस पार्टी में जाता है ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं एक विषय जरूर कहता हूँ कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग है सेंटर में, UPSC, ऐसे हर राज्य में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जो प्रशासनिक पदों से लेकर के और नियुक्तियां करती है। उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए और उसमें श्रेष्ठ लोग ही जाने चाहिए, विद्वान लोग ही जाने चाहिए। ये जो नियुक्तियां कल हुई है वो उस दृष्टि से उचित नहीं है। मैं इतना ही इसमें कह सकता हूँ। इससे भाई भतीजावाद पनपेगा। जो रोजगार की लाइन में खड़े हैं लोग, उनको लगेगा कि किसी की अप्रोच करनी पड़ेगी तब जाकर के काम होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये पारदर्शी सिस्टम नियुक्तियों में रहना चाहिए और उसकी जो एक आरपीएससी की जो एक शाख है, उस शाख में दबा नहीं लगना चाहिए। सवाल ये था कि
जिस आदमी ने राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू कहा और जिस आदमी ने गांधी परिवार पर सबसे अधिक हमले बोले, उसकी पत्नी को आरपीएससी का सदस्य बनाकर आगे गहलोत सरकार क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, लेकिन ये निर्णय मेरे हिसाब से जो नियुक्तियां हुई है वो आरपीएससी की शाख को बनाने या बढ़ाने के हित में तो नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। पार्टी के चुनाव में टिकट बांटेंगे, उसमें कहीं अगर मोरल करप्शन होता है, कोई पैसे लेने की बात आती है, कोई वोट दूसरी तरीके से नैतिक करप्शन की बात आती है, तो उस पर किस तरीके का एक्शन लेगी पार्टी? कई जगह ऐसी शिकायत आने की बात आ रही है। देखिए, ये विषय आज की बैठक में भी आया, उससे पहले भी जयपुर के लोग जब बैठे थे उसमें भी आया था। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ कुछ काम किया या घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया, पार्टी उनको नोटिस में लेगी निश्चित रूप से, और हमारा प्रयास होगा कि हम साफ सुथरे लोगों को ही टिकट दें। लेकिन जिताऊ प्राथमिकता है पार्टी की, जीताऊ के साथ टिकाऊ भी है। शहर में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा है, उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, काफ़ी ऐसे वार्ड चिन्हित किए हैं हमने जहाँ 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, और कुछ जगह तो एक ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और 70 से 80% तक के भी वोटर वहाँ हैं। पार्टी सब जगह अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, हमारे भी संगठन है, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी पार्टी है। तो सभी वर्गों में हम पहुंचेंगे, हमारा प्रचार प्रसार होगा, हमारे कार्यकर्ता सब जगह खड़े हैं और सभी जगह चुनाव लड़ेगी पार्टी। बागियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? बीजेपी के मैंने अभी बताया ना कि हमारी एक अनुशासन समिति बनी हुई है, जो रिकॉर्ड में हैं लोग आगे और जो नोटिस में आने वाले हैं, उनको इस चुनाव में टिकट देते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई साफ सुथरा आदमी ही टिकट ले पाए। बाकी आदमी ऐसा जिसने कुछ गड़बड़ की है वो टिकट से थोड़ा दूर रहेगा। अशोक लाहोटी जी जब मेयर थे, उनके कार्यकाल में सुविधा क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से पट्टे दे दिए गए लोगों को, और उसके बाद भी उनको टिकट दे दी। इस बारे में आपका क्या है? किनको टिकट दे दी भाई? अशोक लाहोटी जी जब मेयर नहीं, अशोक लाहोटी साहब तो अब तो एमएलए हैं, अभी तो एमएलए हैं, विधायक है। तो क्या उनके अपराध छूट गए? नहीं, कौन कह रहा, कौन सा अपराध? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। बताओ भाई, सवाल एमएलए के समय तो कोई विषय आया नहीं था उनके। टॉप रोड पे उन्होंने सुविधा क्षेत्र की देखिए सुनो, कोई भी महापौर किसी भी पीरियड में, भारतीय जनता पार्टी का महापौर किसी भी पीरियड में कोई काम करेगा तो उसके लिए जांच एजेंसी अलग से है, उसके लिए विजिलेंस कमेटियां बनी हुई है, सब में कार्रवाई होगी, कोई छूटेगा थोड़ी। लेकिन कोई बाइस आरोप लगाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, इसलिए हम इसको बाइस आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हम नहीं होने देंगे। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।